सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है, उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है, सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। कहने का मतलब कि ईएमआई कैलकुलेटर से रिलेटेड, सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है 20 लाख तक लोन अमाउंट लेने का मौका। यह पर्सनल लोन किसी भी परमानेंट इंप्लॉय को मिल सकता है अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके फॉर्म अप्लाई करते हो और यदि एलिजिबल हो जाते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है बैंक की तरफ से। बशर्ते हमें समझना यह होगा कि कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ऐसे में बैंक का कहना है कि सेंट्रल पर्सनल लोन हम किसी भी परमानेंट इंप्लॉयज को दे सकते हैं, अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, रेलवेज का, डिफेंस का, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कंपनीज का कोई भी इंप्लॉय हो, अगर वो परमानेंट इंप्लॉय है तो फिर हम उसे पर्सनल लोन दे देंगे यहां से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा शर्त यह है कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम एज 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तब ये लोन आपको मिलेगा। अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय हो तो फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए और आपका सैलरी अकाउंट इसी बैंक से मेंटेन होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो ये सब मैटर नहीं करता, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बस कम से कम 1 साल का होना चाहिए और आपका सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए किसी भी कंडीशंस में। अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय हो या गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, किसी भी कंडीशन में कम से कम आपका नेट मंथली इनकम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर इन सभी कंडीशन के साथ साथ अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर रहता है और अगर डॉक्यूमेंटेशन आप सही रखते हो तो ये पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। फिर सवाल यह आता है कि ठीक है, लोन तो हम अप्लाई कर लेंगे, लोन हम ले लेंगे, लेकिन सवाल यह आता है, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे यहां से पर्सनल लोन कितना मिलेगा मेरे इनकम का। देखो, ऐसे में कहना यह है कि आपके इनकम का, आपका जितना भी इनकम है 10, 20, 25, 50,000 मतलब 15,000 से तो ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। आपका जितना भी इनकम है ना, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 टाइम्स तक पर्सनल लोन आपको यहां से मिल सकता है अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छा रहा तो। अब अगर हम लोग समझें कि सेंट्रल पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है, तो देखो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म ये नहीं लेती सेंट्रल बैंक, अपने पर्सनल लोन पे ऑनलाइन फॉर्म नहीं लेती, ठीक है। ऑफलाइन आपको नियरेस्ट ब्रांच विजिट करके ही अप्लाई करना होगा। एक हद तक अगर ये मानो ना तो सही भी है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो ना और अगर आपका रिलेशन अच्छा रहता है बैंक के एम्प्लॉइज के साथ, तो फिर सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है वो कम लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहो तो रिक्वेस्ट करके भी कम करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका लोन अमाउंट आप अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। मतलब ये बेनिफिट है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो तब। ऑनलाइन में है कि आपने अप्लाई किया, सभी कस्टमर्स के जैसा आपको भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऑफलाइन में ये थोड़ा सा सुविधा आपको मिल जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अभी खेद है। अगर ये मतलब ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन कभी स्टार्ट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर लेना। अच्छा, अब अगर हम लोग सेंट्रल पर्सनल लोन के फीचर्स की बात करें कि सेंट्रल पर्सनल लोन पे क्या क्या फीचर्स मिलेगा, क्यों हमें सेंट्रल बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहिए, जबकि इसका प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस है, तो क्यों हमें सेंट्रल बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहिए, हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखो, बैंक का कहना है इसके फीचर्स को लेकर, बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति अगर यहाँ एलिजिबल हो गया ना, उसके एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अमाउंट देंगे। अगर एक्यूरेट की बात करें कि आपके इनकम का कितना लोन मिलेगा, तो 24 टाइम्स मिलेगा आपका जितना भी इनकम है। एक बार अगर आप एलिजिबल हो गए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 टाइम्स तक लोन आप यहां से उठा सकते हो। ऐसे ऑफलाइन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो और ज्यादा से ज्यादा लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा बैंक की तरफ से वो है 12.75% का स्टार्टिंग रेट। हालांकि स्टार्टिंग रेट से तो
कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, ये भी बैंक नहीं देगी, लेकिन एक नॉर्मल रेट आप रख सकते हो, 13, 13.5 से 14% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा। ओके जी। अगर हम रीपेमेंट टेन्यूर की बात करें तो रीपेमेंट टेन्यूर कहता है कि 84 मंथ्स का हम ईएमआई चुनने का मौका आपको देंगे। अगर आप चाहो तो 84 मंथ्स के अंदर अंदर कभी भी अपना रीपेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ही चुनना होता है। कम से कम 12 महीने और ज्यादा से ज्यादा 84 महीनों का समय आप ले सकते हो सारे लोन अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई वुमेन यहां से पर्सनल लोन लेने आती है तो उन्हें एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाता है। डिफेंस पर्सन के लिए प्रोसेसिंग फी बिल्कुल माफ है, अदर से तो प्रोसेसिंग फी लिया ही जाएगा, ये आप यहां देख सकते हो कितना चार्जेस है, लेकिन डिफेंस पर्सन से प्रोसेसिंग फी बिल्कुल माफ है, उनसे ना तो प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा और ना ही डॉक्यूमेंट्स चार्ज लिया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। और हाँ, अगर आप ये लोन का रीपेमेंट अच्छे से करते हो तो नेक्स्ट लोन के लिए आप अच्छे से बड़े लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। फिर हम लोग एक बार इसके चार्जेस को देखते हैं। देखो, चार्जेस में तो कुछ ज्यादा अवेलेबल है नहीं इसके साइड पे, लेकिन फिर भी जितना अवेलेबल है, सबसे पहले देखो ये प्रोसेस के दौरान ही आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी अप टू 1% तक का, और प्लस जीएसटी का प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज किया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपको देना होगा। इसके अलावा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 13.5 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने माइंड में रखो। स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता। ओके जी, ठीक है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आपको देना होगा। अप टू 2 लाख रुपए तक कितना चार्जेस है, एबव 2 लाख रुपए तक कितना चार्जेस है, और डिफेंस पर्सन से डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, और तो और डिफेंस पर्सन से प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी चार्जेस है अगर हमें अवेलेबल होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। अब हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर से मंथली ईएमआई को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस छोटा छोटा 2-4 एग्जांपल लेंगे, उससे आप लोग खुद समझ जाओगे। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि हम सेंट्रल बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लें। ठीक है जी, 1 लाख रुपए का कोई लोन लेना चाहता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना रखेंगे भाई, 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं। ठीक है। और टेन्यूर की अगर बात करें तो टेन्यूर में हम चलते हैं कि हमें कितना टेन्यूर लेना है, 16 मंथ नहीं 18 मंथ्स का टेन्यूर लेकर के चलते हैं कि हमें 18 महीने के लिए 13.5% के हिसाब से हमें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो उस हिसाब से आपको 11,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट जमा करना होगा। यानी 1 लाख रुपए आप लोगे बैंक से, और 18 महीने के बाद, 18 महीने का टेन्यूर आपने चुना है, 18 महीने के बाद आपको टोटल 1,11,026 रुपए बैंक में जमा करना होगा, और आपका हर महीने का ईएमआई होगा 6,168 रुपए, जो कि आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग क्या लेकर के चलते हैं भाई, 1 लाख नहीं लेकर के चलेंगे। अब हम लोग मानते हैं कि हमें 3,40,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, 3,40,000 रुपए का लोन हमें चाहिए। 3,40,000 रुपए का लोन 13.5% ही रहने देते हैं, और टेन्यूर को बस हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 24 मंथ्स। 24 मंथ्स पे हम टेन्यूर बढ़ाते हैं तो हर महीने का मेरा टेन्यूर, हर महीने का ईएमआई कितना होगा, 16,244 रुपए, और मेरा 3,40,000 रुपए का अमाउंट, हमें टोटल रीपेमेंट कितना करना होगा, 3,90,000 के लगभग। ठीक है, 3,90,000 रुपए आपको जमा करना होगा अगर आप 3,40,000 का लोन लेते हो सेंट्रल बैंक से 13.5% पे। तो ठीक है, अगर 24 महीनों के लिए लेते हो। अब अगर हम लोग 24 महीनों के लिए ना लेकर के इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा करके चलते हैं, 30 महीने कर देते हैं बस इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और यही अमाउंट पे, तो हमारा 13,416 रुपए का मंथली ईएमआई बनेगा। हमारा 62,000 रुपए का लगभग एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट देना होगा बैंक में, यानी 3,40,000 लेंगे तो हमें टोटल 4,02,487 रुपए हमें टोटल बैंक में जमा करना होगा। ओके भाई। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले ले 6.5 लाख का, 6.5 लाख का बस एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इसे हम रख देते हैं 14%। देखो, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जरूरी नहीं कि 13-13.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाए, हो सके आपका सिविल थोड़ा सा इधर उधर हो, तो हम 14% का रेट रखते हैं। और ये हम टेन्यूर कर देते हैं कितना भाई, 60 मंथ्स का कर देते हैं, 60 मंथ्स का टेन्यूर करेंगे। अब इस हिसाब से आप यहां देख सकते हो कि 60 महीनों के लिए अगर आप 6.5 लाख का लोन लेना चाहो ना, अगर 14% का रेट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा तो हर महीने का ईएमआई 15,124 रुपए
का होगा और आपका 6,50,000 रुपए अगर आप अमाउंट उठाते हो तो आपको टोटल 9,07,462 रुपए जमा करना होगा बैंक में। इस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कितना जमा करना होगा, 2,60,000 रुपए के लगभग, यानी 2,57,462 रुपए आपको एक्स्ट्रा यानी इंटरेस्ट जो है वो बैंक में जमा करना होगा। ये तो बस छोटा छोटा एग्जांपल है जिससे आप ये समझ सको कि आपका मंथली ईएमआई कितना होने वाला है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो नॉर्मल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये बस उसका एग्जांपल है। लेकिन इसमें आप एक चीज और गौर करना कि टेन्यूर आप जितना ज्यादा चुनोगे ना, टेन्यूर यानी बैंक का जितना ज्यादा समय आप लोगे पैसे चुकाने में, आपका इंटरेस्ट जो है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहीं आप देखो ना, 60 महीने का टेन्यूर है ना, तो लगभग 2.5 लाख रुपए आपसे ले रहा है, 2,60,000 के लगभग। आप इसी को अगर 40 मंथ्स कर दो, आप इसी को देखो 1 मिनट 40 मंथ्स कर दो, देखो 20 महीने का टेन्यूर आपने कम किया, 1,67,000 रुपए के लगभग आपको ही एक्स्ट्रा देना होगा। ऐसे कितना लग रहा था वहां, अभी कितना लग रहा है ये आप देख सकते हो। आप देखो खुद में छोटे छोटे एग्जांपल से आप समझो कि हमें कितना एक्स्ट्रा देना है या हमारा मंथली ईएमआई कितना बन रहा है। ऐसे अगर आपके मन में जो भी अमाउंट है, आप जितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में जानना चाहते हो वो आप हमें कमेंट में बताओ, या तो आप वहीं जवाब दे दिया जाएगा या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने सेंट्रल पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर क्या है नहीं है, इसका फीचर्स आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।